नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका शीर्षक है सदन। इसमें हम देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां हमारे और आपके वास्ते कानून बनते हैं, ऐसी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों के बारे में और इस दौरान हुई राजनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सदन के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दो साथी पत्रकार, लिज मैथ्यू जी और विकास पाठक जी। आज हम विस्तार से बात करेंगे राज्यसभा के प्रश्नकाल की, जहां पर 9 दिलचस्प सवाल पूछे गए। याक की घटती आबादी से लेके स्तनपान को लेकर राष्ट्रीय कानून बने, मेट्रो का ऐसा कार्ड बने जो सारी मेट्रो में चले, और इससे इतर भी कई बाढ़ से लेकर भूस्खलन से लेकर इन चीजों पर चर्चा हुई। अमूमन प्रश्नकाल पर उतनी बात नहीं होती है, पर हम इस ढर्रे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे इतर नरेंद्र मोदी सरकार क्यों अपने सबसे महत्वाकांक्षी विधेयक को आगे पुश कर रही है, क्यों जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के बिल पर, इस पर बात करेंगे। आज देश की लोकसभा में वंदे मातरम के अपमान का निरोध करने वाला कानून पारित हो गया है, राज्यसभा में पहले ही हो गया था, इसके बारे में चर्चा होगी। और राज्यसभा में ये जो नकल, पेपर लीक, इन सबको रोकने का, पेपर लीक को रोकने का जो कानून है, उस पर क्या चर्चा हुई जो रात तक चली। जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, घड़ी में 9:13 हो रहे हैं, सदन अभी भी चल रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। इन सब के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। जब वॉकआउट नहीं किया था तब क्या दलीलें दी गई, और सबसे ज्यादा बड़ी भिड़ंत जो मनुस्मृति को लेकर हुई, जो ब्यौरे वहां एक्सपंज कर दिए गए। लेकिन हम विकास जी के हवाले से, चूंकि इनका काम हिंदू नेशनलिज्म पे विस्तार से है, हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो मनुस्मृति क्या है, क्यों इस पर इतनी राजनीति होती है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे सदन के इस एपिसोड में। लिज जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर पहले वो जो 9 चर्चाएं हुई हैं मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, मैं बता दूं। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले हम और आप दर्शकों को, नागरिकों को नारे सुनाई देते हैं। होम मिनिस्टर सदन में आओ, पैलेट गन पे चुप्पी तोड़ो, और चंदा चोर सदन में आओ। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है। सबसे पहले संजय सिंह देवरिया की चीनी मिलों के बहाने गन्ना किसानों के भुगतान के प्रश्न को सामने रखते हैं। उसके बाद भाजपा के घनश्याम तिवारी शेखावटी के इलाके में पेयजल परियोजनाओं में देरी का सवाल उठाते हैं और सरकार से कहते हैं कि ये वो इलाका है जहां लगभग हर घर में सेना में शहीद हुए व्यक्ति की तस्वीर टंगी है। फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद रमजान, जो जम्मू में फ्लैश फ्लड आई, यानी अचानक आई बाढ़, खासतौर पर पुंछ और राजौरी के लिए राहत पैकेज की मांग करते हैं। हरियाणा से भाजपा सांसद रेखा शर्मा कहती है कि भारतीय रेलवे में जो बचा हुआ खाना फेंका जाता है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। 5वां सवाल सिक्किम से भाजपा सांसद दोरजी लेपचा की तरफ से आता है। वो कहते हैं कि सिक्किम में याक की आबादी घट रही है, इसकी वजह है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और इनब्रीडिंग, यानी निकट संबंधों में प्रजनन। इसको लेकर सरकार कुछ करे। जेपी नड्डा कहते हैं कि शून्यकाल के दौरान विपक्ष लगातार कार्रवाई को बाधित कर रहा है और गोलपोस्ट खिसका रहा है। इस टिप्पणी की, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हैं और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी हैं। इसके बाद भाजपा सांसद हैं के लक्ष्मण यूपी से। वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं और शिशुओं के अधिकार के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि देश में सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग रूम, बेबी चेंजिंग रूम और ह्यूमन मिल्क बैंक जैसी सुविधाएं अनिवार्य करने वाला कानून नहीं, जबकि न्यायपालिका इसको मान्यता दे चुकी है। यूपी से ही बीजेपी के सांसद हैं सुरेंद्र नागर। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 डिजिटल मेट्रो कार्ड होना चाहिए ताकि देश की सभी मेट्रो प्रणालियों में एक इंटर ऑपरेबल अकाउंट बेस्ड टिकटिंग सिस्टम हो। और असम से यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के सांसद है प्रमोद बोरो। वो वहां के बाढ़ पीड़ितों का जिक्र करते हैं और फिर बोडो समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थायी शांति का मुद्दा उठाते हैं। असम का जिक्र आया तो आपको बता दूं कि हमारे साथी रजत सैन और स्वाति इस समय वहां की बाढ़ को कवर कर रहे हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी कवरेज के लिंक पाएंगे, जरूर देखिए और समझिए कि स्थिति कितनी भीषण है। अब मैं लिज जी का रुख करता हूं, जिन्होंने आज विस्तार से एक खबर भी की है इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसद स्थित कार्यालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। सबसे पहले आप हमें इस मीटिंग के बारे में बताइए मैम।
ये मीटिंग प्रधानमंत्री जी के कमरे में हो गया पार्लियामेंट में। उसमें ऑल द सीनियर मिनिस्टर्स जैसे कि होम मिनिस्टर डिफेंस अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, देन जेपी नड्डा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर, and Piyush Goyal, Commerce Minister, and NSA, Ajit Doval, and Cap Secretary and Principal Secretary. All these top. हरदीपुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर। उस भी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलेगा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में जो भी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द in India, the fuel issue, the fertilizer issue, अभी खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के लिए जो यूरिया है, इस मुद्दे में उन्होंने चर्चा की। बेसिकली सोर्सेस ने बोला है दिस वाज ए स्टॉक टेकिंग मीटिंग, इन द सेंस रिव्यू भी है सप्लाई सिचुएशन का इस पे, एंड द रिपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स अपेरेंटली उसमें शेयर किया है। उसके हिसाब से लाइक इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड for this situation, for the current situation also. This was the meeting. It went on, अब इन 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चला अंदर। तो it is kind of extended CCS they called it, like informally कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को थोड़ा एक्सटेंड करके इसी इश्यू में, मतलब वेस्ट एशिया क्राइसिस में हमको पता है कि ईगोम भी है उसमें। अभी इन लोगों ने ये सब मंत्रालय की क्या प्रिपरेशन है उसके बारे में चर्चा किया। इंडियन एक्सप्रेस के लिए सुकल्प शर्मा ने विस्तार से एक लेख लिखा है। उस लेख पर आधारित वीडियो को आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो नई क्राइसिस है, जिसका एक पहलू ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद क्या नाम होता है उसका, बॉब अल अंदब है ना, हाँ, तो ये वो एक सकरा रास्ता है जहाँ से सऊदी अरब का तेल आता है। तो हूती विद्रोहियों ने अब वहाँ पर भी हमले शुरू कर दिए हैं, तो वो रास्ता खतरे में पड़ गया है। तो देश में नए सिरे से ऑयल क्राइसिस हो सकती है या रेट बढ़ सकता है, क्योंकि परिवहन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? रूस से क्या हम तेल खरीदेंगे? पहले रूस से तेल खरीदना सस्ता होता था, लेकिन अब चीन भी खरीद रहा है। तो इन सब विषयों को लेकर भारत सरकार की चिंता है, जिस पर एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग से इतर लिज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्यों बीजेपी को डीलिमिटेशन बिल, जिसके लिए इतनी तैयारी चल रही थी, उसको आगे खिसकाना पड़ा। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। और उसके पहले मैं दर्शकों को एक अपना भूल स्वीकार कर लूँ। मैंने फ्लो में बोल दिया प्रश्नकाल 0 आवर, शून्यकाल के दौरान ये सवाल पूछे गए थे, प्रश्नकाल के दौरान नहीं जी। ये डीलिमिटेशन बिल, हाँ जी, डीलिमिटेशन बिल ये लिस्ट में नहीं था। इन्होंने जो एजेंडा सरकार ने आगे रखा था मानसून सेशन के लिए, उसका एजेंडा में नहीं था। लेकिन सरकार ये बोल रहे थे हम इसको जब तक नंबर हो जाएंगे तब तक हम बिल लेके आएंगे। ये अप्रैल में जो स्पेशल सेशन में उनका डिफीट हो गया था, इसलिए इनको अभी 2/3 मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वो 2/3 मेजोरिटी इकट्ठा करके हम लाएंगे। उसके हमने देखा है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो गया, एक तो टीएमसी का स्प्लिट हो गया, इसके बाद शिवसेना का तो स्प्लिट हो गया, मर्ज हो गया, दूसरा 6 MPs मर्ज हो गया, और आपका राज्यसभा में हो गया। बहुत कुछ अभी कुछ दिनों में चल रहे थे कि ये रीअलाइनमेंट हो रहे थे, वो नंबर सरकार इकट्ठा कर रहे थे। इसके लास्ट में जो एफर्ट हो रहे थे कि एनसीपी का दोनों जो सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार वाला दोनों को मर्ज करके एनडीए में एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। पहले ऐसे सुनने में आया था कि ये एनसीपी बीजेपी में मर्ज करेंगे, ऐसे नहीं है कि उनको अपना अलग पार्टी रखेंगे। लेकिन आज भी मैंने उनकी नेताओं से बात किया, अभी इसमें इश्यू है कि सुनेत्रा पवार और उनकी बेटा वो पार्थ पवार में जो भी उनका जो
वो जो उनका वो राजी कंडीशन नहीं है हो रहे हैं merger वो पे। राजी नहीं हो रहे, मतलब इनका कंडीशंस उनके लिए अभी क्या तक कंडीशन है? वो चाह रहे हैं कि पार्थ पवार को केंद्र में मंत्री पावर बना दिया शेयरिंग जाए। इश्यू है इसमें, क्या स्पेसिफिक हमें पता नहीं, लेकिन पावर शेयरिंग इश्यू, कौन नेशनल प्रेसिडेंट बनेगा, कौन डिप्यूटी सीएम बनेगा Finance का महाराष्ट्र में, portfolio। महाराष्ट्र में फाइनेंस पोर्टफोलियो कौन रखेगा, इधर किसको कैबिनेट बर्थ मिलना है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है, ये सब शरद में पवार की तरह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मांग रहे हैं क्या एनसीपी तो वाले? ऐसे सुनाई, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि लेकिन बीजेपी उसमें, बीजेपी का क्या है इनका पोजीशन हमें पता नहीं है। पर बीजेपी बहुत कीन है कि मर्जर हो जाए अब जल्दी से। मर्जर होके इनको एनसीपी को एक कॉन्स्टिट्यूएंट बना एनडीए में बनाने के लिए राजी है उनका, वो दे आर उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, वो ऐसा है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार जल्दी से राजी नहीं होते हैं तो बीजेपी उनसे भी किनारा कर ले और सुनील तटकरे, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में ये मर्जर भी हो जाए और वो महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह सत्ता में आ जाए, अगर सुनेत्रा राजी नहीं होती है तो प्लान भी हो सकता है, वो पहले प्लान है तो इकट्ठा सबको तो एक ये साथ, प्लान भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, प्लान भी हो सकता है, ऐसा है। तो ये एनसीपी वो है नंबर में बात इसलिए ये बोला एनसीपी के बारे में, बिकॉज द नंबर अभी तक उनके पास नहीं हो रहे हैं। तो इसमें डीएमके बड़ा इम्पोर्टेंट है। डीएमके का मैंने लास्ट में सुना डीएमके में भी थोड़ा डिफरेंसेस है कि स्टालिन को पता है कि ये डिलिमिटेशन में जो भी स्टैंड लेगा उसके ये लोकल पॉलिटिक्स में उसका असर रहेगा। लोकल पॉलिटिक्स में एंड स्पेशली व्हेन टीवी के विजय इज इज डेडली अपोजिंग द डिलिमिटेशन। सो एंड ये उन्होंने स्टालिन ने मुद्दा उठा के लाया, ही वाज द फ्लैग बेरर ऑफ दिस इशू। एंड आपने डीएमके का जिक्र किया तो मैं दर्शकों को बता दूं, आज जब 30 जुलाई के रोज 3:34 पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पे चर्चा चल रही थी, तो डीएमके की जो सांसद हैं कनिमोई, उन्होंने इस बिल का विरोध किया और कहा कि ये बिल सेकुलर नहीं है, ये बिल लाकर आप तमिल लोगों का अपमान कर रहे हैं, ये देश के लोगों को बांटने का काम करेगा, इसलिए डीएमके इसका विरोध करता है। इस चर्चा के दौरान कनिमोई ने और उसके बाद बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने बात रखी, क्योंकि आपने डीएमके का जिक्र किया तो मैंने कहा ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रखता है उनके दिमाग में। डीएमके सिर्फ इसमें नहीं है, नीट डीएमके मांग रहे नीट बैन ही करो, डीएमके स्टेट लेवल पे करो, स्टेट को। तो समाजवादी पार्टी भी उसमें ज्वाइन किया था। तो ये जो अभी दो बड़े मुद्दे आ गया, ये जो आप देख लीजिए, एक तरफ से बीजेपी उसको अपने पास रखने के लिए कोशिश करे, लेकिन दो मुद्दे आ गया। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी हमने देखा है कि ये एनसीपी और अखिलेश जाके उनके साथ बैठा। तो ये जो बीजेपी जैसे सोचा है हाउस मानसून सेशन में आने से पहले जैसे सोचा है, ऐसे नहीं हो रहे कुछ भी, कि जो अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट और अंडर करेंट्स अलग चल रहे। ये डीएमके का अभी जो डीएमके में इश्यू है कि इवन डीएमके जो वर्कआउट कर रहे तो भी बीजेपी के साथ नंबर नहीं होगा, वर्कआउट करने से उनका फायदा भी नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकली उनको तमिलनाडु में दिक्कत होगी। एक दूसरा उनके नंबर भी नहीं होगा, वर्कआउट करने से बीजेपी और नंबर ढूंढना पड़ेगा ना 2/3 के लिए। नंबर का खेल है बाबू भैया। चलिए, नंबर का जिक्र हो रहा है, अब जरा राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू की। लोकसभा में यह ध्वनि मत से 29 जुलाई को पारित हो चुका है। डॉक्टर सिंह ने कई पेपर लीक के मामलों का जिक्र किया यूपीए सरकार के दौरान की, और फिर बताया कि कानून लागू होने के बाद से 52 एफआईआर दर्ज की गई हैं, आत्महत्या के मामलों में कमी आई है और प्रावधान हमने और कड़े किए हैं। इसके बाद खड़े हुए वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ये बिल आप सुधार के लिए नहीं लाए हो, दिल्ली में आंदोलन को खत्म करने के लिए लाए हो। फिर कहा कि पुनर्परीक्षाओं का बोझ गरीब परिवारों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, देश में शिक्षकों के 10 लाख पद खाली हैं, सरकार इनको भरे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कई विश्वविद्यालय में आरएसएस से जुड़े लोगों को कुलपति बनाया गया। अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का एक उद्धरण पढ़ा, जिसे बाद में सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। इसके बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक हु वर द शूद्रास का हवाला दिया।
उनके भाषण के वो हिस्से भी रिकॉर्ड से हटा दिए गए। लेकिन चूंकि इन कार्रवाइयों का लाइव प्रसारण होता है तो देश सुन तो लेता ही है कि क्या बात कही गई। मनुस्मृति की टिप्पणी को एक्सपंज कर दिया गया, पर हम चाहते हैं कि आप लोग समझ लें जरा ठहर कर कि ये मनुस्मृति का प्रकरण क्या है। विकास पाठक जी, देखिए, इसमें ऐसा है कि इसकी कहानी काफी लंबी और पुरानी। आप तसल्ली से बताइए भाई साहब, आप हिस्ट्री के विद्यार्थी, हम सुनेंगे आज। तो ये कहानी काफी लंबी और पुरानी है। बेसिकली जब अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने भारत को पढ़ना शुरू किया, इंडोलॉजी जिसे कहते थे। क्या इंडोलॉजी? हाँ, मतलब इंडिया की स्टडीज है ना, वो अंग्रेजों ने किया, जर्मनी में हुई, तमाम जगहों पे हुई, इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स आए। तो किसी भी समाज पर राज्य करने के लिए आप पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने समझने की कोशिश की ग्रंथों के द्वारा, है ना, और एक ही अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश के अंदर आई कि इंडियंस जो है हमसे एकदम अलग समाज हैं। हमारा जो समाज है वो जो है उसमें क्लास हो सकती है, लेकिन इनके यहाँ एस्क्रिप्टिव हायरार्की है, मतलब बाय बर्थ हायरार्की है। ये समझदारी आई तो कास्ट एक तरह से बन गया कि इंडिया की स्पेसिफिक और बड़ी यूनिक टाइप का इंडिया का फिनोमिनन है जो और कहीं नहीं पाया जाता। उस प्रक्रिया में ये हुआ कि भाई ये कौन से ग्रंथ हैं जो इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हर चीज़ टेक्स्ट से एक्सप्लेन होती है, तो उन्होंने क्या माना, ये और इसमें सबसे बड़े स्कॉलर मैं मानूंगा जो आपके ये थे होमो हायरार्किस वाले, ये क्या नाम था उनका, ये बड़े फेमस जो थे होमो हायरार्किस। हमको कुछ नहीं पता भाई साहब, हम हिस्ट्री के विद्यार्थी नहीं है, हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। तो देखिए, कुछ एंकरों को सब पता होता है, हमको कुछ नहीं पता होता है। हाँ, तो अभी नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बड़ी फेमस उनकी किताब है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडिया जो है उसके अंदर एक हायरार्की है जो रिचुअल हायरार्की है, जिसमें शीर्ष पर ब्राह्मण है, सबसे नीचे जो है वो अतिशूद्र है, और असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस है और डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आई। वहां से धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस बन गई। इसको बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं बुक व्यू। बुक व्यू मतलब आप कास्ट को समझने के लिए, जाति को समझने के लिए आप कुछ ग्रंथों को पढ़ के समझना चाहते हैं कि ये ग्रंथ रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल रियलिटी ऑफ इंडिया या ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। इसका बहुत बड़ा क्रिटिक आया एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, जो आया जिसको कहते हैं फील्ड व्यू। फील्ड व्यू का मतलब ऐसे कई सारे स्कॉलर्स हुए जो कि अलग अलग जगहों पे गए, छोटे छोटे जगहों पर, और उन्होंने एक एक दो साल वहां ऑब्जर्वेशन किया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कि इनका लॉजिक ये था कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर गांव में जाति व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपको उस गांव में रहना होगा, है ना, और उस गांव में रह के आपको समझना होगा व्यवस्था कैसे चलती है, व्यवहार में कैसी है, व्यवहार में कैसी है। और वो ये भी मानते थे कि भारत बहुत डाइवर्स और बड़ा देश है, कोई सिंगुलर प्रिंसिपल पूरे इंडिया को, सिंगुलर फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसमें कई सारे तरह के रिसर्चर्स हुए। एम.एन. श्रीनिवास का नाम बड़ा फेमस है। एक ग्लोरिया गुडविन राहेजा थी जिन्होंने एक पर्टिकुलर जो है विलेज में काम किया जो गुजर का विलेज था, गुजर बाहुल्य। तो उन्होंने बोला कि लेन देन से हायरार्की चलती है। लेन देन का मतलब कौन सर्विस कास्ट कौन है और सेंटर पे कौन है, कौन किसको कुछ देता है, कौन किससे कुछ लेता है। तो जैसे पंडित को भी वो दक्षिणा देते हैं, पूजा करवाते हैं। तो ये समझदारी जो है फील्ड व्यू की आई। और इनफैक्ट मैं इनसे जो भी अपने व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगा, एक बहुत बढ़िया किताब है सुरेंद्र सिंह जोटका की, जो सोशियोलॉजी, जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जोटका जस्ट रिटायर हो गए। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एडिशन है, कास्ट उसका टाइटल है। उसमें इन्होंने ये चीज पूरी एक्सप्लेन की है, बुक व्यू क्या है, फील्ड व्यू क्या है। और फील्ड व्यू को सीरियसली इसलिए भी लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली शहर में बैठे हैं, तो दिल्ली शहर के अंदर जो लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं या जानते हैं, अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं, यहाँ की सबसे डोमिनेंट कास्ट कौन सी हैं, तो क्या आप सेंट स्टीफेंस, हिंदू, रामजस, हाँ मतलब स्टीवंस तो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है। अरे मेरी प्रोड्यूसर सिया स्टीफेंस की पास आउट है, स्टीवंस थोड़ी वो अलग है। ARSD से आत्माराम सनातन, हमसे वो कहेगा हमें भी गिनिए। वो स्टीवंस थोड़ा ज्यादा सैनिटाइज्ड है, लेकिन आप शुरू कर दीजिए रामजस, हंसराज, जितने भी ARSD, कोई भी जो DU से पढ़ा है वो ये समझता है कि दिल्ली की डोमिनेंट कास्ट दो हैं, एक जाट और एक गुजर। अगर कोई भी आप कहेगा कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा दबदबा है, वो नहीं है, या राजपूतों का भी दिल्ली में नहीं है। राजस्थान में आप जाएंगे राजपूतों का बढ़ जाएगा, जाटों का भी है। आप कहीं जाएंगे मराठा का हो जाएगा, कहीं जाएंगे पाटीदार का हो जाएगा। तो ये सारे लोकलाइज्ड रिलेशंस हैं। इसीलिए NSUI और ABVP जब भी अध्यक्षी लड़वाते हैं तो 90% टाइम वो जाट गुजर में से एक रहता है। तो ये थ्रू आउट इंडिया दिस इज ट्रू। अब हुआ क्या कि क्योंकि
अंग्रेजों ने वो नॉलेज सिस्टम लाया तो एक इस तरह की समझदारी बन गई जो कि कॉमन सेंस बन गया यूनिवर्सिटीज में। वो ये है कि मतलब मनुस्मृति से आप जाति व्यवस्था को समझ सकते हैं, और ये कॉमन सेंस ऐसा है कि जितने विश्वविद्यालयों में नारे भी लगते हैं, जैसे मनुवाद से आजादी है ना, वो नारा भी है, वो मानता है कि अगर आपने मनुस्मृति को क्वेश्चन कर दिया तो जो बेस है जाति व्यवस्था का वो आप उड़ा दे रहे हैं। अब सवाल इसमें यह है कि कितने लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं इस देश में। मेरे ख्याल से 0.0001 कितने घरों में मनुस्मृति पाई जाती है? कोई ऐसा मंदिर है क्या देश में जहां मनुस्मृति पाई जाती है? तो जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो तो रामचरितमानस है ना, भगवत गीता है, मनुस्मृति नहीं है। और मनुस्मृति कई सारी स्मृतियों में से एक स्मृति है, लेकिन मान लिया गया कि यहाँ हाँ, जैसे पाराशर स्मृति एक मुझे याद आता है, और भी कई सारी स्मृतियां हैं। स्मृतियों का पूरा ये बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, एक तरह के कोड ऑफ लॉ, स्मृति और धर्मशास्त्र था, और ये कोई कमीशन कोड ऑफ लॉ नहीं था। ये एक वर्ग मान लीजिए जिसने एक पर्टिकुलर स्मृति लिखी, उसका एक तरह का मैनिफेस्टो है। जैसे आज समझ लीजिए तमाम तरह के छोटे छोटे आंदोलन खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट खड़े हो जाते हैं, जो आपको पैम्फलेट लिख के दे देते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि वो हो रहा है, वो उनका डिजायर है कि ये हो जाए। जो बचपन में कविता थी, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में सोता, हाँ, और होता तब सोता। और मनुस्मृति भी अगर आप देखें तो वो कोहेरेंट टेक्स्ट नहीं है। जैसे जो खड़गे जी ने बोला है ना, वो भी एक चीज उसमें लिखी है। नारियों के बारे में ऑपोजिट तरह की चीजें भी लिखी हुई हैं। तो जैसे कि वो एक जगह बोलती है कि स्वभावेश नारीणाम नराणामिह दूषणम, मतलब नारी का स्वभाव होता है कि वो दूषित करता है ना, जो नारी का स्वभाव ऐसा है पुरुष को दूषित करता है। दूसरी तरफ वो ये भी है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में है एकदम। यत्रेस्तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्ता फलाक्रिया, मतलब कि जहां नारियों की पूजा होती है, खैर उसको भी आप फेमिनिस्ट वे में बोलेंगे, विमेन नीड नॉट बी वर्शिप्ड, बट वो एक पुराने सेंस में वो भी वो बोलती है कि जहां पे कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। लेकिन ये जो समझदारी बन गई है, इस समझदारी के कारण मनुस्मृति का जिक्र जो है वो एक तरह का कोड बन गया है कि अगर मनुस्मृति का जिक्र आया, दैट मींस कास्ट इज ड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम द मनुस्मृति। लेकिन ये जो चीज है, ये मतलब अगर उसको वैसे देखें तो एकेडमिकली इसको बहुत क्रिटिक किया गया है। हाँ, एकेडमिकली रिसर्च में क्रिटिक किया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो आज भी नारे वही हैं। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन व्हाट इंडिविजुअल रिसर्चर्स आर डूइंग और जो नारे हैं। तो नारे एक तरह का पॉपुलर फॉर्मूला दे रहे हैं, तो उस फॉर्मूले के तहत जहां मनुस्मृति का जिक्र आता है तो उस जिक्र का एक मीनिंग हो जाता है ना। जैसे संविधान का जिक्र है तो संविधान का एक तरह का मीनिंग है। अगर संविधान कह दिया तो और लोडेड हो गया। नहीं, अगर आप ये बोल दें कि संविधान बदलना चाह रहे हैं, उसका जैसे एक मीनिंग है आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, वैसे ही मनुस्मृति के जिक्र का मीनिंग है कि आप एक तरह के ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम में बिलीव करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश बहुत डाइवर्स है, और तमाम रिसर्च बताती है कि सिंगुलर फॉर्मूला से जाति को नहीं समझा जा सकता। इसमें ये किसकी रिसर्च है सिया? अच्छा, बाय द वे, लुई डुमो थे जिनका मैंने आपको नाम बताया, होमो हायरार्की, वो जो उनकी किताब थी, तो लुई डुमो ने ये आर्गुमेंट दिया था कि असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट, तो उसके बेसिस पे वो बेसिकली फाउंडेशनल टेक्स्ट है बुक व्यू का। ये रिसर्च किसकी है? एक्सप्लेन्ड में था। अच्छा, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया था जिसमें मनुस्मृति पर बात हुई थी, तो उसके भी मैं आपको कुछ रेफरेंस बता देता हूँ। पैट्रिक ओलिवेल की किताब है मनुज कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्म शास्त्र। ये 2005 की किताब है, जिसमें कहा गया कि मनुस्मृति की संरचना संकेत करती है कि या तो किसी असाधारण विद्वान ने या किसी समिति के प्रभावशाली अध्यक्ष के नेतृत्व में कई लोगों ने मिलकर ये कोड लिखा है। जैसा विकास ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कोड अवेलेबल थे कि ऐसा होना चाहिए, उनमें से एक तर्क ये था। वेंडी डोनिंगर और ब्रायन स्मिथ ने भी द लॉज ऑफ मनु किताब लिखी है, जिसमें कहा है कि मूल विषय है कि संसार में जीवन कैसा हो, आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए, और धर्म की अवधारणा क्या हो, जिसमें कर्तव्य, धर्म, कानून और आचरण शामिल हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र से जुड़े विषय, शासन व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाओं पर भी इसमें चर्चा मिलती है। पैट्रिक ओलिवेल कहते हैं कि इसका उद्देश्य राजा के शासन और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में एक सुव्यवस्थित समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। ये पुरोहित वर्ग के अध्ययन के लिए लिखा गया था। संभवतः उस समय के गुरुकुलों में से पढ़ाया जाता रहा होगा, सिलेबस में रहा होगा संभवतः। डोइंगर और स्मिथ कहते हैं कि ईस्वी सन की शुरुआती सदियों में ये एक रूढ़िवादी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के तहत एक
स्रोत बना हुआ था। ब्राह्मण विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इस पर 9 टीकाएं लिखी गई। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अन्य धर्मशास्त्रों की तुलना में इसका उल्लेख कुछ ज्यादा मिलता है। ओरिएंटलिस्ट यानी यूरोपीय प्राच्यविद, उन्होंने भी इसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना। 1794 में ब्रिटिश भाषाविद सर विलियम जोन्स ने पहली बार किसी यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद किया। इसके बाद फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ। मैक्स मूलर द्वारा संपादित प्रसिद्ध श्रृंखला सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट में भी इसे शामिल किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने बकौल पैट्रिक ओलिवल ये फैसला किया कि हिंदुओं और मुसलमानों के मामलों में उनके धार्मिक कानून लागू किए जाएं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में बेस थे, तो बंगाल में उन्होंने पता करवाया कि यहाँ पे कौन से इनके पुराने कानून हैं, और तब उनको बताया वहाँ के पुरोहित वर्ग ने कि ये एक कानून है जो चलता रहा होगा, और उसके बेस पे फिर उसकी व्याख्या और टीका शुरू हुई। श्लोक तो ऐसे ऐसे हैं कि आप आधुनिक और इक्वालिटी वाली कसौटी पे इसको कसें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अध्याय 8 श्लोक 129, चाहे शूद्र कितना ही सक्षम क्यों ना हो, उसे धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शूद्र धनवान हो जाता है तो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। अध्याय 8 श्लोक 371, यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति अविश्वासी हो जाए तो राजा को चाहिए कि उसे ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जहां लोगों का आना जाना अधिक हो, कुत्तों से निचवाकर मरवा दे। अध्याय 5 श्लोक 148, बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, युवावस्था में पति के अधीन, और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 213, स्त्रियों का स्वभाव ही पुरुषों को पथभ्रष्ट करना है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आकर्षक युवतियों की उपस्थिति में कभी असावधान नहीं रहते हैं। ये सारे जो श्लोक हैं वो मनुज कोड ऑफ लॉ किताब से लिए गए हैं। पैट्रिक ओलिवेल और सुमन ओलिवेल की द्वारा ये किताब लिखी गई है। उसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, उसके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक जो श्लोक है वो ये कहता है कि यदि कोई शूद्र वेद सुने तो उसके कान में मोल्टन लेड डाल दिया जाए। दूसरा एक ये भी कहता है कि अगर चोरी कोई करे तो अगर शूद्र चोरी करे तो 4 गुना जो उसने जो भी पैसा चुराया या जो भी चीज चुराई उससे 4 गुना उससे भुगतान लिया जाए, और ब्राह्मण से 64 गुना लिया जाए। तो पूरा का पूरा ये जो टेक्स्ट है इसमें मतलब ये पर यहाँ पे भी मतलब वो मनुस्मृति ये मान रही है कि मॉरलिटी के मामले में भी वो इक्वल नहीं है। हाँ, उनकी मॉरलिटी का इंडेक्स नीचे है। अच्छा, इसमें दर्शक ये भी याद रखें 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई थी। उनका मानना था कि ये ग्रंथ जाति और लैंगिक भेदभाव को वैचारिक आधार प्रदान करता है, इसलिए उसके बाद के जो भी डिस्कोर्स हैं उसमें आपको मनुस्मृति का हवाला, मनुस्मृति का जलाना, ये एक किस्म के प्रतिरोध की तरह दिखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालयों में मैं उन स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो अपने साथ लिस्ट जी प्लस पॉइंट किया है कि हम आरएसएस के स्कूलों में पढ़े हैं, शिशु मंदिर में, दीनदयाल विद्यालय में और जेएनयू में पढ़े हैं। तो ऑड डेज पे मुझे लेफ्टिस्ट करार दिया जाता है क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ा हूँ, और इवन डेज पे संघी बताया जाता है क्योंकि मैं आरएसएस के स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो आप देख लीजिएगा आपका आज कौन सा दिन है। तो वहाँ पे एक गीत चलता है, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो वहाँ पे मनु को एक पौराणिक किरदार के तौर पर, और जो मनु और शत्रुपा की कहानी है जिसको कामायनी में भी जयशंकर प्रसाद ने सबने लिखा है, तो वहाँ पे वैसे डील किया जाता है। वहाँ पे कभी भी उसको कस्टोडियन ऑफ हायरार्की के तौर पे नहीं दिखाया गया, लेकिन वो मनुस्मृति में जब जिक्र आता है तो चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, राज्यसभा के बहाने आज हम लोगों का थोड़ा सा ज्ञानार्जन हुआ। राज्यसभा का जिक्र हो रहा है तो सागरिका घोष टीएमसी की सांसद हैं, पहले पत्रकार थी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सांसद चिंतित नहीं क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनका इस मुद्दे सीधा सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर की माँ हूँ तो आपको बता सकती हूँ कि नीट जैसी परीक्षाएं छात्रों उनके परिवारों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे के नोट का जिक्र किया जिसमें उसने लिखा था सॉरी मम्मी सॉरी पापा, और सागरिका ने कहा कि माफ़ी छात्र को नहीं सरकार को मांगनी चाहिए क्योंकि इस स्थिति के लिए वो जिम्मेदार है। फिर जेडीयू सांसद संजय झा आए, उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा में बहुत काम किया है, और फिर एक मलयालम न्यूज़ चैनल का हवाला दिया संजय झा ने जिसमें एक रिपोर्ट दिखाई गई है कि दुबई के कारोबारी ने 23 लोगों को भारत भेजा, छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए पैसे दिए,
उन्होंने कहा कि छात्रों के सवाल चिंताएं सही हो सकती, पर यह जांच का विषय है कि आंदोलन में किस तरह के लोग शामिल हुए। फिर हमारे अखबार इंडियन एक्सप्रेस का भी जिक्र हुआ आज सदन में। उन्होंने योगेंद्र यादव के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख का हवाला देते हुए कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो ऐसा लेख प्रकाशित नहीं हो सकता था और ना ही छात्रों का आंदोलन हो पाता। जब वो ये सब बोल रहे थे तो सीपीएम के सांसद हैं ए रहीम, उन्होंने मलयालम चैनल संबंधी दावे पर आपत्ति जताई तो सभापति बोले कि जांच की जाएगी। कुछ ऐसा दिखाया गया क्या मलयालम चैनल पे? मलयालम में बहुत चैनल्स है ना, कोई सब सारे पार्टी का है, सारे रिलीजन का है, पार्टी के और रिलीजन के चैनल हैं। रिलीजन का भी चैनल होता है, इसलिए कोई भी चैनल में कुछ तो दिखाते हैं। तो मुझे लग रही है कि एक नॉर्दर्न केरला में जो इम्पोर्टेंट एक ही चैनल है उसमें आया था ये। संजय सिंह बोले भाजपा का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। AK-47 से फायरिंग बिहार में हुई, सरकार ने आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। एडुटेस कंपनी का मुद्दा उठाया जिससे गुजरात, यूपी और बिहार में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, फिर भी इसको ठेके मिलते रहे। मनोज झा आरजेडी के हैं, उन्होंने कहा NTA को भंग कर दिया जाए। बोले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, स्टेक होल्डर हूँ। अपनी शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से हुई बातचीत का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 53-54 साल की उम्र में गेट अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ती, जबकि विश्वविद्यालयों के कुलपति बिना किसी परीक्षा के नियुक्त हो जाते हैं। जॉन ब्रिटास ने चर्चा के दौरान कहा कि पेपर लीक की समस्या के लक्षणों का इलाज कर रही, जड़ तक नहीं पहुंच रही है। फिर कहा इन बच्चों के आंसुओं को आंसू गैस से नहीं तोड़ा जा सकता। ये तो विपक्ष की बात हुई, मेरे ख्याल से जब सत्ता पक्ष के बोलने की ज्यादा बारी आई तब वो वॉकआउट ही कर गए। सत्ता पक्ष की तरफ से जितेंद्र सिंह के अलावा और कौन बोले? नहीं, जितेंद्र सिंह जवाब दे रहे थे ना, जो डिस्कशन का जवाब दे रहे थे। जेपी नड्डा भी बोले, जेपी नड्डा जी भी बोला है। सरकार का देखिए ये है, सरकार का मत इसमें जो सरकार जो चीज कहना चाह रही है वो पहली चीज बोल रही है कि पुलिस एक्शन, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप पुलिस एक्शन का लग रहा है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह पे आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर है और जो RAF CRP का विंग है तो CRP भी उनके अंडर है। तो इनका कहना है, जो आज ब्रिजलाल जी ने भी बोला जो MP हैं, कल ब्रिजलाल जी जो IPS हैं, यूपी के IPS हैं, DG जो रहे थे, और कल ये जितेंद्र सिंह ने भी बोला था, वो बोल रहे हैं कि देखिए फायरिंग का जो पुलिस फोर्स का जो एक्शन होता है या पैलेट यूज हो, कुछ भी हो, वो एक्शन जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है, मतलब मजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज करता है, मंत्री नहीं करता। तो ये कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि ये मजिस्ट्रेट करता है। दूसरी बात आई कि पेपर लीक्स क्यों हो रहे हैं, तो सरकार के दो तरह के तर्क हैं। पहला ये है कि भाई पहले भी हुए, UPA के दौरान हुए, जैसे आपने कहा, ऑपोजिशन की स्टेट गवर्नमेंट्स जहां है वहां भी हुए। दूसरा तर्क ये है कि पहली सरकार है ये 1947 से आज तक जिसने के पेपर लीक के लिए कानून लाने की कोशिश की और लाया 2024 में, और अब उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो कल भी उन्होंने बोला था जितेंद्र सिंह ने कि ये पहली बार हुआ था, 2024 का जो कानून आया था उसी को अब हम फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो एक तरह से सरकार ये बता रही है कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की, ये भी हम ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह से रिगल आउट करने की कोशिश कर रही है, और अभी तक गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो हाउस में भी नहीं दिख रहे हैं। क्या वजह है? हमेशा ये ना, इसमें ऑपोजिशन, ये UPA की टाइम में एक कोशिश किया था अर्जुन सिंह जब UPA 1 में जब मंत्री था, इन्होंने ये ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए एक बिल की जिक्र किया था। उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में सुषमा स्वराज जी थी, राज्यसभा में अरुण जेटली थी, दोनों मान भी लिया था। लेकिन तब क्या हुआ, इन्होंने जब बिल लेके गया तभी गुलाम नबी आजाद वाज हेल्थ मिनिस्टर था, शरद पवार वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। इन दोनों को ये बिल के राशि नहीं था, इसलिए कि मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर मेडिकल कॉलेज आता है तो उनको वो छोड़ना मन नहीं हुआ कि ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन गए तो वो हो जाएगा, मेरी मिनिस्ट्री कमजोर हो जाएगी। द सेम विद शरद पवार, इन दोनों के। और आंध्रा में जो ये जो एजुकेशन जो लॉबी होता है उनका, ये भी उनको उस बिल को अपोज किया था, इसलिए बिल आगे नहीं हुआ है। ये कोशिश तो किया था, आया नहीं था। तो आप अभी पूछ रहे थे गृह मंत्री का ये ऑपोजिशन, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का एक एफर्ट है, अटेम्प्ट है कि जो CJP जो प्रोटेस्ट था उसका सारा लाइमलाइट तो CJP खा लिया, उनका कोई पॉलिटिकल माइलेज ऑपोजिशन को नहीं मिला है। सरकार
गवर्नमेंट वाज कॉर्नर्ड, लेकिन उनको पॉलिटिकल फायदा माइलेज कुछ नहीं मिली, इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे कुछ पॉलिटिकल लेवरेज इसमें से निकाले। इसलिए ये लोग जब राहुल गांधी ने भाषण दिया, राहुल गांधी दो चीज में मुझे लग रहा है कि ध्यान दिया है। एक, ये एजुकेशन शिक्षा में पूरा आरएसएस का है इन्फ्लुएंस, एक वो बोलने के लिए, और दूसरा इन्होंने जो डिस्कोर्स में अभी जो डिबेट हो रहे उसमें ये प्रोटेस्ट के आगे इसमें जो गोलियां चलाया है, जो भी पुलिस एक्सेस हो गया है, उसका जिम्मेदार ये होम मिनिस्टर है, ये बोलने के लिए। तो टू एन एक्सटेंट पार्लियामेंट में ये लाने के लिए ये लोग सक्सेस हो गया कि ये जिससे इतना इसका फायदा मिलेगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में ये मुद्दा लाके फोकस हो ये पूरा अमित शाह हो गृह मंत्री के ऊपर लाने में ये लोग अभी तक तो सक्सेसफुल है। लेकिन अभी हम ऐसे हाउस में इतना लंबा वो भी हो गया कि Can we expect Amit Shah to give any statement on Jantar Mantar protest? अनलाइकली Okay. अनलेस बिकॉज अभी तो ये तो गोली चलाने की बात किया इन्होंने, अभी तक नेताओं से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, डीएम से करवाया, तो मुझे नहीं लग रहे अभी तक ये दे आर रेडी फॉर। अभी नेक्स्ट वीक पता नहीं हाउस में इनको बिल्स है, अभी और भी बिल है, एमएसएमई का एक बिल है कि इनका एफसीआरए लाना है अगले हफ्ते, तो अभी ये जो बिल आज सुप्रीम कोर्ट जज वाला वो भी मंडे लाना है, तो इनका अगले हफ्ते के लिए 3 बिल का है, लिस्टिंग हो रखी है जी। हमने आपको बताया कि सदन के भीतर क्या हुआ। जाने से पहले सदन में हुई एक अनुपस्थिति और सदन के परिसर के भीतर हुई एक चर्चा पर भी आपका ध्यान दिला देते हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, निलंबित कर दिए गए हैं। एक तख्ती टांग कर बाहर खड़े रहते हैं, उसमें उनकी तस्वीर नहीं होती है, उन 20 सांसदों की तस्वीर होती है जिनकी बंगाल विधानसभा का नतीजा आने के बाद अंतरात्मा नए सिरे से जागी और वो सिक्किम की एक अल्पज्ञात पार्टी के सांसद बन गए रातों रात। उन सब की तस्वीर रहती है। तो आज वो तस्वीर टांगे हुए खड़े रहे थे कल्याण बनर्जी, और वहां पे थे पप्पू यादव, प्रियंका गांधी और अन्य नेता। अब उनके बीच क्या संवाद हुआ वो सुनिए। प्रियंका गांधी, जो कल्याण बनर्जी ने पोस्टर टांग रखा है उसमें लिखा है लोकसभा में बंगाल का 20 गद्दार। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पोस्टर में शामिल कई नेता पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए और अब एनसीपीआई में पहुंच गए हैं, वो अल्पज्ञात पार्टी। टीएमसी लेके गया वो। हाँ, तो बनर्जी बोले कि 2014 में कई कांग्रेस नेता इसलिए टीएमसी में गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद पप्पू यादव बोले कि सब नेता कभी ना कभी कांग्रेस में रहे हैं। बनर्जी बोले मैं भी कभी कांग्रेस में था, पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी को पार्टी से बाहर कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस की स्थिति अलग होती। प्रियंका बोली कि मेरे पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा ममता बनर्जी का सम्मान करते थे। तो कल्याण बनर्जी का कि बाद में कांग्रेस ने वामपंथी दल सीपीएम के साथ हाथ मिलाया, ममता सीपीएम खिलाफ लड़ना चाहती थी, और 2 नेताओं का नाम लिया, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति और प्रियरंजन दास मुंशी, उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव है, केरल की इंचार्ज भी थी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ केरला है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 नेता कांग्रेस के सीपीएम का समझौते के पक्ष में थे, ममता खिलाफ थी, इसलिए कांग्रेस छोड़नी पड़ी। फिर पप्पू यादव बोले कि आज तो कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ है। ये बातचीत हुई, और अब कितनी साथ है कितनी नहीं है ये तो हम देखेंगे ही भविष्य में। तो ये तो एक सदन के बाहर की बातचीत। एक व्यक्ति हैं जो सदन में नजर नहीं आए जब उनके नेता लोकसभा में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उन नेता का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। ये जालंधर से मेरे ख्याल से हैं सांसद, और एक धरने में बैठे हुए थे कुछ अपने जोट के नेताओं को लेके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर फरीदकोट में एक धरने में थे। उनका और राजा वडिंग जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लुधियाना के सांसद हैं, उनके बीच ज़रा एक जोर आजमाइश चल रही है। इन सब के बीच एक और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो 10 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मकसद संगठन का विस्तार, पर चुनाव है तो अब उसी की तैयारी चल रही है। लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नैतिक मार्गदर्शन वाली और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान फार्मेसी को लेकर एक बड़ा रैकेट सामने आया, उसको लेकर घेराई चल रही है। तो जो भी घेराई चलेगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप सदन देखते रहिए, अपनी राय से अवगत कराते रहिए, इस बात को नोटिस करते रहिए कि मलयालम भाषी होने के बावजूद लिज मैथ्यू जी कितने सराहनीय ढंग से
ताकि देश की एक बहुसंख्यक आबादी को बात समझ में आए। हिंदी में अपनी बात कहती हैं। लिज जी जब ये बात कहती हैं तब विपक्ष और सत्ता पक्ष बहुत ध्यान से सुनता है। तो आप भी सुनिए, देखते रहिए सदन। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।